हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दक्षिणी एशिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने जान लिया था एशिया के प्रादेशिक विभाजन के बारे में कि एशिया को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है। उनमें से एक प्रदेश दक्षिणी एशिया का भाग है। एशिया इसके मैप में हम एशिया के मैप में देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आता है। देखिए, दक्षिणी एशिया एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रदेश है जिसमें सम्मिलित देश अलग अलग होते हुए भी भौगोलिक एकता से बंधे हुए हैं तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी समानता रखते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि ये अलग हैं, किंतु दक्षिणी एशिया प्रादेशिक सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम सार्क कहते हैं, इन्हें एक संगठन एवं समान मंच प्रदान करता है। यानी जो सार्क कंट्रीज, दक्षिणी एशिया की जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उन्हें हम सार्क कंट्रीज भी कहते हैं और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इस जो दक्षिणी एशिया है, ये जो सार्क कंट्रीज जिसे हम कहते हैं वो हैं, उनके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव सम्मिलित हैं। तो आपको ध्यान रह जाएगा, दक्षिणी एशियन कंट्रीज को हम सार्क कंट्रीज भी कहते हैं। और सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। ओके, अब दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्रीय विस्तार की यदि हम बात करें तो देखिए, दक्षिणी एशिया का क्षेत्रीय विस्तार लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस प्रदेश जो है, ये जो 45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ये काफ़ी भौगोलिक विविधता लिए हुए है। भौगोलिक विविधता के साथ साथ हमें जलवायु विविधताएं भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी और काफ़ी वेराइड जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। जैसे वनस्पति है वो भी यहाँ पे काफ़ी विभिन्नता लिए हुए है और साथ ही साथ एशिया महाद्वीप का जो आर्थिक स्वरूप है वो भी काफ़ी विविधता लिए हुए है। तो चलिए, सबसे पहले हम दक्षिणी एशिया की स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी के बारे में बात करते हैं। देखिए, दक्षिणी एशिया की स्थलाकृति यानी वहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो धरातलीय स्वरूप है ये काफ़ी अत्यधिक विविधताएं लिए हुए है। कैसे? एक ओर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं तो दूसरी ओर नदियों के मैदान हैं। वहीं मरुस्थल, पठार, तटीय प्रदेश आदि भी इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। दक्षिणी एशिया में सम्मिलित प्रत्येक देश का धरातलीय स्वरूप विशिष्ट है यानी स्पेशल है। इसमें भारतीय महाद्वीप जो है वो प्रमुख है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान व नेपाल एक धरातलीय इकाइयां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख धरातलीय विभागों की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो, उपमहाद्वीप का उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और कराकोरम पर्वतों से लेकर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के अरुणाचल प्रदेश तक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित हैं। उत्तरी मैदानों में की हम बात करते हैं तो उत्तरी जो मैदानी भाग है उसमें सिंध, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान हैं। फिर पाकिस्तान, भारत व बांग्लादेश में ये नदियों की घाटियाँ जो हैं वो विस्तृत हैं। ये मैदान जो हैं वो काफ़ी उपजाऊ हैं और इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या की सघनता भी हमें देखने को मिलती है। और यदि हम भारतीय प्रायद्वीप की बात करें या हम कह लें दक्षिणी भारत का पठार, तो वो जो ये जो भाग है ये अपन को पता है कि लावा निर्मित शैलों से है और यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है। ये जो भारतीय प्रायद्वीप का भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। फिर हम आए अगर तटीय मैदान की ओर, तो देखिए, तटीय मैदान में भारत के दक्षिण में दोनों ओर संकड़ा मैदानी भाग है जो बहुत अधिक कटाफटा नहीं है। इस तटीय भाग में अनेक बंदरगाह विकसित हुए हैं और ये जो बंदरगाह हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हुए? मुंबई, मर्मगांव, कोचीन, नया मैंगलोर, विशाखापट्टनम आदि। तटीय मैदान, भारतीय तटीय मैदान को देखने के बाद यदि हम बांग्लादेश के तटीय मैदान को देखें तो बांग्लादेश का जो तटीय भाग है वो गंगा डेल्टा प्रदेश है।
भारत के अगर द्वीप समूहों की बात करें तो भारत में लगभग 247 द्वीप हैं। इनमें से 204 द्वीप जो बड़े और मुख्य हैं वो हैं बंगाल की खाड़ी में, और 43 आइलैंड्स जो हैं यानी 43 जो द्वीप हैं वो अरब सागर में स्थित हैं। इस धरातलीय स्वरूप की बात करके भारत का जो उपमहाद्वीप का धरातलीय स्वरूप है उसकी बात करके यदि हम श्रीलंका की बात करते हैं, क्यों वो भी एक विशिष्ट भूआकृति है, स्थलाकृति है दक्षिणी एशिया की। तो देखिए बहुत बड़ा द्वीप है ये श्रीलंका, और श्रीलंका के अगर धरातलीय स्वरूप जो है उसके अंतर्गत पर्वतीय, मैदानी व तटीय भाग सम्मिलित हैं। पर्वतीय प्रदेश श्रीलंका के दक्षिणी मध्य भाग हैं, जिसकी औसत जो ऊंचाई है इस भाग की वो है 1500 मीटर के आसपास, और यहाँ सर्वोच्च जो शिखर है वो पुदुरुता लागान है। वापस मैं रिपीट करती हूँ, श्रीलंका का जो सर्वोच्च शिखर है वो पुदुरुता लागाना है, जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 2524 मीटर है। तो आप ध्यान रखना, पुदुरुता लागाना श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है। पर्वतीय क्षेत्र के चारों ओर यहाँ पर क्रमशः ऊंचाइयाँ कम हमें देखने को मिलती हैं, जो अंत में समूह तटीय मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। श्रीलंका के उच्चावच प्रदेशों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम दक्षिण मध्य का पर्वतीय प्रदेश सम्मिलित करेंगे, फिर दक्षिण पश्चिम की निम्न भूमि को सम्मिलित करेंगे, फिर पूर्वी प्रदेश को सम्मिलित करेंगे, फिर उत्तरी निम्न मैदानी प्रदेश को सम्मिलित करेंगे, और उसके बाद जाफना प्रायद्वीप जो है उसको सम्मिलित करेंगे। नेपाल और भूटान की ओर यदि हम आए स्थलाकृति को, तो देखिए नेपाल और भूटान को पर्वतीय देश कहा जा सकता है। इसकी चीन के साथ सीमा वृहत हिमालय के जल विभाजक द्वारा निर्धारित है, जबकि दक्षिण में तराई प्रदेश है। यहाँ पर कई समानांतर श्रेणियों का विस्तार है, जैसे माउंट आबू है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये सभी नेपाल के अंतर्गत स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता होगी 8848 मीटर्स। कंचनजंगा भी नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8423 मीटर। धौलागिरी भी नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8167 मीटर्स। और अन्नपूर्णा भी नेपाल वाला भाग के अंतर्गत आता है और ये आता है 8075 मीटर्स के आसपास। भूटान बात करें तो भूटान वास्तव में हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश है, यानी हिमालयन फुटहिल रीजन के अंतर्गत आता है, जिससे आंतरिक हिमालय और उच्च पर्वतीय प्रदेश में विभक्त किया जा सकता है। तो ये जो एशिया की टोपोग्राफी है ये आपको क्लियर हो गई होगी, और इसके अंतर्गत हमने मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को लिया, उसके बाद हमने जो श्रीलंका द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है, उसको लिया है, नेपाल और भूटान के जो भाग हैं उनको भी हमने सम्मिलित किया है। ये एक वैरायटी लिए हुआ क्षेत्र है। बाकी जो भी देश हैं दक्षिणी एशिया के, उनमें भी हमें काफ़ी विविधताएं देखने को मिलेंगी। अब आते हैं हम दक्षिणी एशिया की जलवायु की ओर, क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। देखिए संपूर्ण दक्षिणी एशिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र मानसूनी हवाओं से प्रभावित है। यद्यपि मानसून जलवायु के वृहद परिवेश में यहाँ अनेक क्षेत्रीय जलवायुओं का जो सम्मिश्रण है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन मूलतः मानसून द्वारा ही यहाँ की जलवायु नियंत्रित है। यहाँ सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक और हिमालय के क्षेत्र में शीत जलवायु है, तो थार के अगर मरुस्थल को हम देखें तो वहाँ उष्ण है। वहीं पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र व जम्मू कश्मीर में हमें शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। श्रीलंका पूर्णतः उष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, जबकि भारत का तटीय प्रदेश, बांग्लादेश व श्रीलंका के तटीय प्रदेश में जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव हमें स्पष्ट दिखाई देता है। दक्षिणी एशिया की जलवायु की प्रमुख विशेषता ऋतुओं का क्रम अर्थात ग्रीष्म, शीत व वर्षा ऋतु है। इस क्षेत्र का मानसून तंत्र स्थिति एवं धरातलीय स्वरूप द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें हिमालय की उच्च पर्वतमाला और तिब्बत के पठार की विशिष्ट भूमिका रहती है। यानी हिमालय पर्वत माउंटेन्स और तिब्बत का जो प्लेटो रीजन है वो दक्षिणी एशिया की जलवायु का कंट्रोलिंग फैक्टर है। गर्मियों में अत्यधिक ताप के कारण मध्य एशिया में मुख्य तथा भारत के गौण निम्न दाब का केंद्र बन जाता है।
जो समर्स आती हैं, समर्स के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है नॉर्थ इंडिया के बाद नदर्न इंडिया से जस्ट ऊपर का जो भाग है और वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, तो इसी कारण जो भारत है वहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया भी डेवलप हो जाता है। इसकी ओर हिंद महासागर उच्च दाब से आर्द्र हवाओं का प्रवाह होता है और दूसरी साइड में गर्मियों में क्या होता है कि जो हिंद महासागर वाला जो पार्ट है वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और इसीलिए जो मॉइस्ट विंड्स हैं, आर्द्र हवाएं हैं, वो उनका प्रवाह भारत की और जो एशियन जो पार्ट लैंड पार्ट है, एशियन जो भूमि है उसकी ओर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह वायु प्रवाह अत्यधिक तीव्र होता है, इसलिए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में मॉनसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम मॉनसून का फटना भी कहते हैं। जब एकाएक प्रवाह होगा और अचानक वर्षा होगी, तेज वर्षा होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून का फटना या बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। इसी के साथ वर्षा प्रारंभ हो जाती है। भारत, श्रीलंका एवं बांग्लादेश में 20 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रहती है। मेनली जो कोस्टल एरियाज हैं, सदर्न एरियाज और जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पर। उत्तर पूर्वी भारत में हमें 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा देखने को मिल जाती है। वहीं नेपाल और भूटान की बात करें तो नेपाल और भूटान में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास है और वहीं पाकिस्तान के अंतर्गत जो वर्षा है वो कम होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ग्रीष्मकाल में संपूर्ण एशिया में काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, काफ़ी हॉट कंडीशन रहती है। सर्वाधिक तापमान पाकिस्तान के जैकोबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एशिया का सर्वाधिक गर्म जो प्रदेश है वो जैकोबाबाद है, जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, पश्चिमी एवं मध्य भारत में भी ग्रीष्मकाल में तापमान 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड 45 टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पहुंच जाता है। शीत ऋतु में अब बात करें, अब सर्दियों की बात करें एशिया, दक्षिणी एशिया में, तो देखिए शीत ऋतु में मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है, जबकि वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पश्चिमी वायु प्रवाह सक्रिय होता है। इस काल में हवाएं मध्य एशिया एवं उत्तरी पश्चिमी भारत के उच्च भार के केंद्र से सागरोन्मुखी हो जाती हैं और हिमालय प्रदेश के कारण मध्य एशिया की शीत हवाएं दक्षिणी एशिया में प्रवेश नहीं कर पाती। इस ऋतु में दक्षिणी भारत के तमिलनाडु तट और श्रीलंका में वर्षा होती है, यानी शीतकाल का जो एरिया है, विंटर्स का जो टाइम है, वहां पर तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र और श्रीलंका का क्षेत्र है उस दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात भी सक्रिय हो जाते हैं, जिनके प्रभाव से पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। यह आपको ध्यान रखना है। शीत ऋतु के अंतर्गत पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में जो वर्षा है वो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। लोकल लैंग्वेज में राजस्थान में हम इसे मावठ भी कहते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान सर्वाधिक शीत युक्त होते हैं, यानी बहुत कोल्ड कंडीशंस होती हैं और जहां तापमान जो है वो लगभग 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कुछ स्थलों पर तापमान 0 के नीचे भी पहुंच जाता है और जो स्नोफॉल जो है, हिमपात भी यहाँ पर होता है। दक्षिणी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य रूप से हमें देखने को मिलता है और काफ़ी क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी हमें इस तापमान में देखने को मिलती हैं। क्लाइमेट की बात हम बात करें तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा वहाँ पर दक्षिणी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और दक्षिणी एशिया के आर्थिक प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे।